हे एवरीवन, ये है एनटीपीसी का MGT7 फॉर्म। तो मैंने सोचा तुम लोगों को इसके डिटेल्स दिखा देती हूँ कि इसमें होता क्या है और हमें करना क्या होता है जब हम ये फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। तो MGT7 सबसे पहले तो होता क्या है, एनुअल रिटर्न होता है। वो स्मॉल कंपनीज़ और OPCs के लिए MGT7A फाइल किया जाता है। तो NTPC तो बड़ी कंपनी है ऑफ कोर्स, तो उसके लिए तो हमें बस कंपनी का जो सिन होता है, नंबर जो होता है सिन, उसको डाल के प्रीफिल दबा देना होता है। जैसे ही प्रीफिल कर दोगे तो ये सब डिटेल्स अपने आप आ जाएंगी। हो सकता है पैन ना आए तो पैन तुम्हें मैन्युअली फिल करना पड़ेगा और फिर ये सब अपने आप आएगा। ये भी अपने आप आ जाता है, डिटेल्स ऑटो फिल हो जाता है। ये ऑटो फिल ये देखो 1975 की कंपनी है, ये बहुत पुरानी है। ओके उसके बाद फिर आएगा कि ये टाइप ऑफ कंपनी क्या है, वो सब तो अपने आप पहले से ऑटो फिल रहता है। ठीक है, ये सब अब हमें फिल करना होगा कि इज़ द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, yes, is it listed on stock exchange, yes of course it's a listed company, that's why। तो जो listed company का ये समझ लो एनुअल रिटर्न है, तो इसमें काफ़ी डिटेल्स जाएंगी, तो बहुत मज़ा आने वाला है। लेट्स सी, अब हमें इसमें डिटेल्स देने हैं। स्टॉक एक्सचेंज कहाँ कहाँ पे कंपनी लिस्टेड है, तो सिर्फ 2 जगह लिस्टेड है, NSE एंड BSE, और ये है उसके सिक्योरिटी का कोड, उसकी कंपनी का कोड यानी। ठीक है, नेक्स्ट अब तुम्हें देखो ये लिस्टेड कंपनी, तो उसमें लिस्टेड कंपनी के कंप्लायंसेस बहुत सारे होते हैं, तो इन्हें अपना इफ़ यू रिमेंबर द LODR रेगुलेशंस, उसमें एक शेयर ट्रांसफ़र एजेंट अपॉइंट करना होता है, तो हमें उसके यहाँ पे नंबर देना होता है उस एजेंट का जो भी सिन है, क्योंकि वो भी एक कंपनी के फॉर्म में होता है। उसको बस प्रीफिल कर देंगे और ये इनका जो भी इनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट कंपनी है वो आ गया, और उसका ये रजिस्टर्ड एड्रेस, ये प्रीफिल हो जाता है अपने आप। ठीक है, और अब उसके बाद हम लिखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए ये कंपनी ये एनुअल रिटर्न फाइल कर रही है, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 के डिटेल्स इसमें हैं। ठीक है, अभी इस साल का जो ईयर एंड 31 मार्च 2023 एंडेड होगा, उसका अब फाइल किया जाएगा, नवंबर तक वो फाइल हो जाएगा, क्योंकि सितंबर 30 तक ड्यू डेट होती है AGM की, उसके बाद ये सारे फॉर्म्स फाइल किए जाते हैं। ठीक है, और अब एनुअल जनरल मीटिंग की डिटेल हमें लिखनी होगी कि हाँ AGM हुई थी, येस दिस वाज द डेट। ड्यू डेट ऑफ AGM होती है 30 सितंबर। इन्होंने कब करी है, सितंबर से पहले, अगस्त में कर लिए, सही है, विद इन द ड्यू डेट करिए, अच्छी बात है। अगर ड्यू डेट के बाद करनी होती है तो एक्सटेंशन पहले क्लेम करना पड़ेगा उनसे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। अगर एक्सटेंशन नहीं लिया है तो पर डे आपको पेनल्टी लगती है। अगर आपने AGM में डिले किया, आपको वो सेक्शन 441 के अंडर पेनल्टी लगती है, 1 लाख की पेनल्टी प्लस 5000 पर डे, जितना भी डिले हुआ AGM में। ठीक है, अब नेक्स्ट डिटेल अब हमें लिखनी होती है कि कंपनी का काम क्या है, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी कंपनी कर दी क्या है। कंपनी का सिर्फ एक बिजनेस मेन एक्टिविटी है, वो क्या है मेन एक्टिविटी, यहाँ पे ABCD करके बहुत सारे कोड्स होते हैं, हमने चूज़ किया D, क्योंकि कंपनी का काम है इलेक्ट्रिसिटी, गैस, स्टीम, एयर, ये सब सप्लाई। अब इसमें सब कोड में आओ तो D1 हमने सेलेक्ट किया, क्योंकि कंपनी का काम क्या है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड टर्नओवर कितना अकाउंट करता है इस एक्टिविटी से, 91.27%। ये सब हमको फिल करना पड़ता है, सब मैंडेटरी चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब पर्टिकुलर्स ऑफ हमारे जो भी रिलेटेड पार्टीज़ हैं, मतलब एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज़ हैं, नॉट रिलेटेड पार्टी एक्चुअली, जो भी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनीज़ हैं उनकी डिटेल्स। टोटल नंबर ऑफ कंपनीज़ पहले तो बता दो कि कितनी तुम्हारी हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है 29, बिकॉज 29 कंपनीज़। अब बाप रे, बिकॉज ये NTPC बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसकी बहुत सारी सब्सिडरीज भी होंगी, समझ सकते हो। तो यहाँ पे प्रीफिल कर दो तो अपने आप आ जाएंगी डिटेल्स। और ये देखो ये कितनी सारी कंपनीज़ हैं, उनका सिन, सब्सिडरी, और ये लिखा होता है कि हमने एज अ होल्डिंग हम कितना उसमें शेयर्स होल्ड करते हैं, 100% होल्ड करते हैं। ऐसा करके बहुत सारी कंपनीज़ हैं, एज यू कैन सी, पूरा 12, 13, 14, 15, 16 ये सारी एसोसिएट कंपनीज़ हैं, कोई सब्सिडरी है। एसोसिएट और सब्सिडरी का मतलब भी पता ही होगा तुम लोगों को, और ये 50% इसमें। ठीक है, ये तो बस हम एज अ इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, जो है शेयर कैपिटल, डिबेंचर, इन सब की क्या डिटेल्स हैं कंपनीज़ की। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं शेयर कैपिटल में इक्विटी।
तो ये चीज़ जो है ऑटो फिल हो जाएगी जब हम यहाँ पे मैनुअली डिटेल्स डाल देंगे। तो अब यहाँ पे मैनुअली डिटेल्स डालते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, ये है ऑथराइज्ड, बाप रे इतना बड़ा नंबर। उसमें से ये सब मैनुअली डालना पड़ता है कि ये हमारी इशूड है, सब्सक्राइब, पेड अप, पर शेयर 10 रुपीज़। और ये यहाँ पे सॉरी इस जगह ये ऑटो फिल होके आ जाता है अपने आप, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी 0 है, तो यहाँ पे हमने पूरे में मैनुअली लिखना पड़ता है 0 0 0 0, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्लासेस, हमारी क्या कोई क्लास सब क्लास है शेयर की? नहीं, हमारा कुछ नहीं है, 0 डाल दिया, ठीक है। अब ब्रेकअप ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब अब पूरा डिटेल में बताना होगा कि शेयर कैपिटल के क्या क्या ब्रेकअप है, कितना फिजिकल में है, कितना डीमैट में है, ठीक है। अब देखते हैं इक्विटी, सबसे पहले इक्विटी, क्योंकि हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है नहीं, इक्विटी की डिटेल डालेंगे। तो ये इसका फॉर्मेट पहले से बना होता है, हमें सिर्फ नंबर्स एंटर करने होते हैं। यहाँ पे पहले से 0 0 सब में पड़ा होता है, हमें नंबर डालना होता है बस। तो ये है फिजिकल डीमैट, कितने फिजिकल में है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये रहे, और ये डीमैट के। अब कुछ इंक्रीज़ हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, यू कैन सी, ये रहा डीमैट में नंबर ऑफ़ शेयर्स इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। ये सब 0 है, पब्लिक, प्राइवेट, ईसॉप, बोनस, सब 0 0 0। अच्छा, अदर्स में क्या है? कन्वर्जन, क्यों हमारा मतलब डीमैट बढ़ा? क्योंकि हमने फिजिकल को डीमैट में कन्वर्ट किया, इसलिए वो नंबर यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है। और डिक्रीज़ क्या हुई है पेड अप शेयर कैपिटल? फिजिकल फॉर्म से डिक्रीज़ होके बस डीमैट हो गई, तो वही सेम नंबर है। और देखो ये रहा एट द एंड ऑफ द ईयर, ये रहा हमारा पूरा ब्रेकअप ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। प्रेफरेंस में कुछ नहीं है, सब कुछ 0 है। नीचे आ जाते हैं ISIN ऑफ द इक्विटी शेयर्स, मतलब कि ये एक स्पेसिफिक यूनिक नंबर होता है जो आपके सिक्योरिटीज स्क्रिप्ट्स के ऊपर होता है। तो ये अपना यहाँ पे लिख दो नंबर। उसके बाद अब हम डिटेल्स लिखेंगे, स्टॉक स्प्लिट या कंसोलिडेशन, क्या हमने शेयर्स को स्प्लिट किया है या कंसोलिडेट किया है? नहीं, कुछ नहीं किया है, यहाँ पे छोड़ दो। उसके बाद अब हम कोई भी क्या शेयर और डिबेंचर का ट्रांसफ़र हुआ है सिंस क्लोजर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, अगर हुआ है, ये देखो, यस ऑब्वियसली हुआ होगा भाई, लिस्टेड कंपनी है, बहुत हुए होंगे, बहुत ज़्यादा, तो उसमें डिटेल्स डालनी पड़ती हैं। सबसे पहले अपना प्रीवियस AGM आपने कब करी उसकी डिटेल डाल दो। उसके बाद ये सारा डेटा प्रिपेयर आपके पास होना चाहिए, तभी ये फॉर्म फाइल कर सकते हो, बिकॉज इसमें बहुत कुछ जाता है, पूरे साल भर क्या हुआ है वो सारा डिटेल इसमें जाएगा। अब ये देखो टाइप ऑफ ट्रांसफ़र, यहाँ पे जो भी हुआ है उसकी डिटेल्स, यहाँ कुछ भी नहीं है एज ऑफ नाउ। और हो सकता है हम रुको एक सेकंड नीचे आते हैं। हाँ, डिबेंचर्स में कुछ चेंज हुआ है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये रहे नंबर ऑफ़ यूनिट्स एंड टोटल वैल्यू, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है, बस बेसिकली हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट से वो सारी डिटेल्स लेके यहाँ पे डाल देंगे। और कोई सिक्योरिटीज़ कुछ है नहीं, छोड़ दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेटवर्थ एंड टर्नओवर हमें यहाँ पे लिखना होता है। इस साल का क्या रहा है, ये रहा टर्नओवर, इतना बड़ा नंबर, प्लीज़ इसको रीड करने की कोशिश कर लो, ये बहुत बड़ा नंबर है। और ये रहा हमारा नेटवर्थ। अब तुम लोग सोचोगे नेटवर्थ और टर्नओवर का फ़ायदा क्या है लिखने का, बट ये याद रखना कि बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं जो हमारी थ्रेशोल्ड नेटवर्थ और टर्नओवर पर डिपेंड करती है, जैसे कि CSR कमेटी। वैसे ये लिस्टेड कंपनी है तो एनीवेज पे बहुत सारे एप्लीकेबल तो हैं ही चीज़ें। अब आते हैं दूसरा, शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ प्रमोटर्स, क्योंकि हमें पूरी डिटेल्स यहाँ पे दिखानी है, सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंटली शो करना है। तो प्रमोटर्स हमारे आ जाते हैं यहाँ पे, ये रहा गवर्नमेंट कंपनी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है 51%, ये रहा नंबर ऑफ़ शेयर्स, ठीक है। और बस प्रमोटर हमारा सिर्फ एक है। अब उसके अलावा अदर दैन प्रमोटर कौन है हमारा शेयर होल्डर, ये रहा इंडियन, NRI भी है कुछ, सेंट्रल गवर्नमेंट और भी है, मतलब जो प्रमोटर नहीं है, ये उनके रिस्पेक्टिव परसेंटेज, ये सारे डिटेल्स डालने पड़ते हैं। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, बैंक्स हैं, ये हो गए तुम्हारे QIPs एक तरफ से, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है ना, तो इन्होंने पब्लिक को इतने इस तरह से शेयर्स दिए होंगे अपने। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स एंड AIF। अगर तुमने अदर्स चूज़ किया है तो यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ता है कि अदर्स में क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स अदर दैन प्रमोटर्स, ये रहा नंबर, कितना हो गया ये, आई थिंक 9 lakhs, हाँ 9,72,000। एंड प्रमोटर्स एंड पब्लिक दोनों को मिला के ये रहा, क्योंकि प्रमोटर तो एक था ना सिर्फ, तो इसमें 1 ऐड कर दिया, बस यहाँ पे टोटल लिखना होता है।
नेक्स्ट आते हैं डिटेल्स ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब कि हमें ये भी दिखाना होगा कि फ़ॉरेन में कितने ऐसे लोग हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं मतलब वो कितना होल्ड करते हैं। तो ये रहा 572 हैं, और ये सब देखो JP Morgan बैंक, टीसीएस बैंक, चेज बैंक, इन सब के यहाँ पे डिटेल्स, नंबर ऑफ़ शेयर्स और परसेंटेज ऑफ होल्डिंग लिखना ज़रूरी है। बस ये सब हैं। और हाँ, अब आते हैं नंबर ऑफ़ प्रमोटर्स मेंबर्स पे। प्रमोटर हमारे पास सिर्फ एक है, बिगनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। मेंबर्स ये रहे बिगनिंग, एंड में, एंड तक बढ़ गए। देखो डिवेंचर होल्डर्स ये रहा, कम हो गए डिवेंचर होल्डर्स, बढ़िया है। ओके अब आते हैं डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड KMP। तो अब हमें देखो ये लिस्टेड कंपनी है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी होती हैं हमें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन, पहले बिगनिंग ऑफ द ईयर और फिर यहाँ एंड ऑफ द ईयर, और उन लोगों ने कितने शेयर्स होल्ड किए हैं, क्या उनके पास कोई शेयर्स हैं भी कि नहीं, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव। तो नॉन ये रहा प्रमोटर, ये रहे नॉन इंडिपेंडेंट, ये रहे इंडिपेंडेंट। इनके पास सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, मतलब मुझे लग रहा है इनका सही नहीं है बोर्ड कॉम्पोजिशन, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तो डिपेंडिंग ऑन द LODR वो एटलीस्ट हाफ बोर्ड तो इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए, नहीं तो 1/3 इंडिपेंडेंट होना चाहिए अगर चेयरमैन इंडिपेंडेंट है तो। ठीक है, ये सब लिख दिया। फिर यहाँ टोटल आ गया। अब नंबर ऑफ़ KMP और डायरेक्टर्स लिखेंगे, ये रहे इनके मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब इनके क्या डेट ऑफ सीजेशन है, इन्होंने कितनी शेयर होल्डिंग है इनकी, ये सब यहाँ डिटेल्स हमें लिखनी पड़ती हैं। देखो की मैनेजरियल पर्सन, CEO, CFO एंड कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी के पास भी कुछ शेयर्स हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पर्टिकुलर्स ऑफ चेंज, क्या कोई चेंज हुआ है उनकी डायरेक्टरशिप में? हाँ देखो कुछ लोग रीअपॉइंट हुए हैं, कुछ लोग न्यू अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, वो सब लिखना होता है। बेसिकली सब कुछ बताना होता है कि तुमने थ्रू आउट द ईयर क्या क्या किया है अपनी कंपनी में। अब हम मीटिंग्स की बात करते हैं। तो मीटिंग्स में सबसे पहले तो मेंबर्स और क्लास की क्या मीटिंग रही है? एक मीटिंग रही है हमें यहाँ पे AGM, यहाँ पे हमें प्रीवियस ईयर की AGM के बारे में बताना होता है। उसमें कितने मेंबर्स थे, कितनों ने वोट किया, ये रहा परसेंटेज और जितने लोगों ने वोट किया। और अब बोर्ड मीटिंग, हमारे इस साल में कितने बोर्ड मीटिंग्स हुई हैं? टोटल 15 बोर्ड मीटिंग्स हुई हैं। बाप रे बहुत सारी हैं, बिकॉज तुम लोगों को बोर्ड मीटिंग का तो प्रोविज़न याद ही होगा, 4 होनी चाहिए मिनिमम इन 1 ईयर, लेकिन इन लोगों ने 15 करी, बिकॉज लिस्टेड कंपनी बहुत कम होता है। ठीक है, यहाँ पे डेट लिखते हैं उन्हें, और यहाँ पे लिखना होता है हमें टोटल नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स। उस टाइम पे कंपनी में टोटल कितने डायरेक्टर्स थे, मीटिंग में कितने लोगों ने अटेंड किया, और उस हिसाब से परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस। तो यहाँ पे सब डिटेल आ जाएगी। अब नीचे, अरे नीचे क्यों नहीं आ रहा है? हाँ ओके, नेक्स्ट है अब कमेटी मीटिंग्स। बहुत सारी कमेटीज़ होती हैं लिस्टेड कंपनी को जो बनानी होती है, ऑडिट कमेटी, CSR, NRC, स्टेक होल्डर कमीशन, स्टेक होल्डर कमेटी। तो ये सब कमिटीज़ और उनके भी सेम यहाँ पे अटेंडेंस लिखने होता है हमें। ठीक है, अब अटेंडेंस ऑफ डायरेक्टर्स। अब इंडिविजुअली हमें एक एक डायरेक्टर का देखना है कि उसने कितनी बोर्ड मीटिंग अटेंड करी और कितनी कमेटी मीटिंग अटेंड करी, क्या उसने जनरल मीटिंग अटेंड करी कि नहीं। एक एक डायरेक्टर का यहाँ पे देखा जाएगा। जैसे एक डायरेक्टर ये रहे, ये इनके यहाँ पे सारी डिटेल्स, ऐसे करके हमें देखो सारे डायरेक्टर्स टोटल 12 सबका लिखना होता है यहाँ पे। अब आ जाते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स पे। टोटल नंबर 6 डायरेक्टर्स हैं जिनका हमें रेम्यूनरेशन डिस्क्लोज़ करना है। ये रहे इनकी सैलरी और ये उनका डेजिग्नेशन। क्या किसी के पास स्टॉक है? नहीं। बस अब जो भी की मैनेजरल पर्सनल है उन लोगों के बारे में भी डिस्क्लोज़ करते हैं। देखो कंपनी सेक्रेटरी, ये रही इनकी ग्रॉस सैलरी कितनी हो गई है? 61 लाख, ऑलमोस्ट ख़तरनाक, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अदर्स अगर कोई हैं डायरेक्टर्स, जैसे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, वो इससे पहले वाला हमने होल टाइम वाले की बात करी थी, ये सब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बेसिकली सेटिंग फ़ीस लेते हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा नहीं है। देखो 4 लाख, 5 लाख, इतनी सी ही है बस। ओके, अब फाइनली ये सब कुछ बस हमें वो बताना होता है कि हमने कुछ कंप्लाइंसेस एंड डिस्क्लोजर हमने ठीक से किया है कि नहीं थ्रू आउट द ईयर। इन्होंने देखो नो चूज़ किया है, नो, कंपनी हैज़ नॉट डन कंप्लाइंस। कहाँ नहीं किया? वी वर नॉट इन कंप्लाइंस विद सेक्शन 149 ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एटलीस्ट हाफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इन्होंने यहाँ पे खुद से बता दिया है कि हमने ये नहीं किया थ्रू आउट द ईयर। बहुत अच्छी बात है खुद से बता देना, चीटिंग नहीं करी, वेरी गुड। और इन्हें कोई पेनल्टी नहीं लगी इस चीज़ की, इन लोगों ने बिकॉज कंपाउंड शायद कर लिया होगा, या फिर और कंपाउंडिंग में हो सकता है फीस पेनल्टी माफ़ हो गई हो, अच्छी बात है। अब आते हैं दूसरा,
वेदर कंप्लीट लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स डिबेंचर होल्डर्स हैज़ बीन इनक्लोज, नो इन्होंने नहीं इनक्लोज किया। क्यों नहीं किया इनक्लोज वो बाद में पता चल जाएगा। एंड फाइनली अब ये देखो, इन केस अ कंपनी हैज़ शेयर कैपिटल मोर देन 10 करोड़ और टर्नओवर मोर देन 50 करोड़, उसको होल टाइम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से सर्टिफाई कराना होता है। तो ये इन्होंने सर्टिफाई कराया है, ये देखो सर्टिफाई। और ये रहा फाइनल एक डिक्लेरेशन जो कि डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी खुद करता है कि ये इनका जो रेजोल्यूशन नंबर था और इस डेट के दिन इन लोगों ने मतलब इस कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज़ किया था या फिर इस डायरेक्टर को ऑथराइज़ किया है कि ये वाला फॉर्म फाइल कर दे। ये रहा मेंबरशिप नंबर ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। और ये कोई भी अटैचमेंट्स यहाँ पे अगर होंगे, यहाँ पे लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स ये सब मैंडेटरी होता है अटैच करना। दैट वाज इट। तो अभी मैं एक और कुछ और डॉक्यूमेंट्स इसके बाद मैं डिस्कस करूँगी एनटीपीसी के, तो वो वाला भी तुम लोग ज़रूर देखना, इंटरेस्टिंग लगेगा तुम लोगों को काफ़ी।